नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाग्र जैन। आज फिर हम चल रहे हैं नए अध्याय की ओर, लेकिन उसके पहले हम इस बात को ध्यान रख लें कि अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। इसीलिए हमें अपनी सफलता की ओर नियत प्रयास करते रहने चाहिए। और आज की श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 की चित्रकला की पुस्तक भारतीय कला का परिचय, भाग 1 का तीसरा अध्याय, मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला से तात्पर्य है मौर्य काल के अंतर्गत भारत में जिस प्रकार की कला विकसित हुई उसी का अध्ययन हम मौर्यकालीन कला के अंतर्गत करते हैं। अब ऐसे में हमारे लिए यह भी जानना लाजमी हो जाता है कि मौर्यकालीन का अर्थ क्या है। तो तकरीबन ईसा पूर्व 300-400 वर्ष पूर्व, ईसा से 300-400 वर्ष पूर्व या 300-400 ईसा वर्ष पूर्व, तीसरी चौथी सदी ईस्वी पूर्व भारत में मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तकरीबन यह वही समय है जब भारत में और बौद्ध धर्म अपने चरम पर था, अर्थात कि बौद्ध और जैन धर्म का हर जगह कहीं न कहीं संरक्षण था, तो कहीं न कहीं इस संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या भी अधिक थी। ऐसे में यदि हम देखें तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा नदी की घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत होती है। अब इन आंदोलन की तो बात होती ही है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दोनों ही का संबंध श्रमण परंपरा से है और दोनों ही धर्म बहुत जल्दी लोकप्रिय हुए। कारण यह था कि ये सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। अब मगध साम्राज्य की स्थापना भी लगभग इसी समय हुई है और ऐसे में मगध साम्राज्य ने आस पड़ोस के जो राज्य है अन्य, उन्हें भी अपने नियंत्रण में ले लिया और फिर एक शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। और इसी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, खैर इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, लेकिन एक शक्तिशाली शासक हुआ है अशोक, जिसका कला के क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान है। और इस समय में मतलब कि तकरीबन ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी, मतलब ईसा से 300 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 2500-2600 वर्ष पूर्व की बात है, जब भारत में बौद्ध और जैन धर्म का वर्चस्व रहा है और इस समय में यक्ष, मातृ देवी आदि की पूजा का प्रचलन भी रहा है और ये पूजा बौद्ध और जैन धर्म में भी विलीन हो गई थी और इन दोनों में से भी बौद्ध धर्म उस समय अधिक प्रचलित रहा है। यदि हम मौर्यकालीन कला की बात करते हैं, स्तंभ, मूर्तियां, शिल वास्तुकला, शैलकृत वास्तुकला, ये कुछ प्रमुख ऐसी बातें हैं जो देखने में आती है। और यदि हम इस समय के मठ की बात करें, मठ का अर्थ है गुफाएं, वे गुफाएं जो कि उस समय में निर्मित की गई हैं। ऐसे में स्तूप और विहार भी मुख्य रूप से सामने आते हैं। स्तूप अर्धचंद्राकार होते थे और विहार जहां पर संप्रदाय के जो गुरु है, संत है, निवास करते थे, इन्हें विहार कहते हैं। स्तूप और विहार के अलावा अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक स्तंभ का चित्र दे रखा है। तो इस प्रकार के अनेक स्तंभ प्राप्त होते हैं। अब ये स्तंभ जो है ये चट्टाने काटकर बनाए गए, इसके अलावा गुफाएं भी बनाई गई चट्टान काटकर, विशाल मूर्तियां भी निर्मित की गई हैं। और स्तंभ निर्माण की जो परंपरा है ये भारत में देखने को मिलती है, तो इसके अलावा भी एक्मेनियन साम्राज्य में भी देखने को मिलती है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि मौर्यकालीन स्तंभ है वह चट्टानों से कटे हुए एक विशाल पिस्तर के बने हुए है, तो अर्थात कि एक विशाल बड़े प्रस्तर के
पत्थर को काट कर, चट्टान को काट कर बनाए गए हैं। तो एकमेनियन स्तंभ है वो अलग अलग छोटे छोटे चट्टान के टुकड़ों को काट कर, उस पर उकेर कर, उसको जोड़ कर बनाए गए हैं। तो ये दोनों अंतर एकमेनियन और मौर्य साम्राज्य के स्तंभों के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। यदि परीक्षा में आए तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो स्तंभ बनाए गए हैं उसके शीर्ष पर सांप, शेर, हाथी, जानवर आदि जानवरों का निर्माण भी किया गया है। शीर्षाकृति हष्टपुष्ट है, वर्गाकार गोल वेदी पर खड़ा किया गया है और वेदियों को सुंदर बनाने के लिए ऊपर कमल के फूल भी है। इस तरीके का जो काम किया गया है, ऐसे अनेक स्तंभ देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ स्तंभों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे बिहार में बसरा बखीरा, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और उत्तर प्रदेश में मंकीसा व सारनाथ। याद रखना है हमें नाम को। कौन कौन से? तो एक तो बिहार के याद रखने हैं, बसराह, बखीरा, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा। तो दूसरा है उत्तर प्रदेश में संकीसा और सारनाथ। यदि हम इसे ध्यान रखेंगे तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। अब यहां पर इन दो चीजों को एक बार फिर मैं लेकर आपको शो कर रहा हूं ताकि आपको ध्यान में आ जाए कि क्या याद रखना है। आप मेरे हिसाब से देख पा रहे हैं। इसे रुको, थोड़ा सा आपके लिए विजिबल कर देता हूं। बिहार में बसरा, बखीरा, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। तो दूसरा जो है वह उत्तर प्रदेश का है, संकीसा व सारनाथ। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये वही स्तंभ है जो मौर्य काल में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हमें और भी ऐसी वस्तुएं देखने को मिलती है, ऐसी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन अभी फिलहाल हमने जो चित्र देखा था यहाँ पर, ये सारनाथ का स्तंभ है। इसी के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पर दी गई है, उसे देख लेंगे। सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन शीर्ष स्तंभ जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखो, ऊपर शेर दिख रहा है, तो इसीलिए हम इसे सिंह शीर्ष स्तंभ कहते हैं। यहाँ पर शेर दिख रहा है, चारों दिशाओं में इस प्रकार का शेर बना हुआ हमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा से संबंधित है और यह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। सारनाथ का चिन्ह जिसे कहते हैं, जिसमें 4 शेर है, हम हर जगह देख लेते हैं, ये यही चिन्ह है। और नीचे घोड़ा, सांड, हिरन आदि को भी बनाया गया है और इससे पता चलता है कि उस समय में कलाकार ने कितनी विशेषता से चित्रण किया है। इसके अलावा बुद्ध के जीवन की घटनाओं का चित्रण भी देख मिलता है। और एक और चीज, धर्म चक्र प्रवर्तन जो कि प्रतीक है, वह भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, धर्म चक्र, बुद्ध का धर्म चक्र। ये यहाँ पर नीचे ये चक्र बने हुए हैं, तो ये बुद्ध के धर्म चक्र के संबंधित बात हो जाती है। इसका निर्माण भी इसी समय में देखने को मिलता है। ये रहा चक्र, इस मैं जहां अंडरलाइन कर रहा हूं, इस पार्ट में एक चक्र निर्मित किया गया है और इसी चक्र को हम धर्म चक्र के नाम से संबोधित करते हैं, जिसमें 24 अरे हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तिरंगे में भी यहीं से लिया गया है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यक्ष, यक्षिणी और पशु पक्षियों की विशाल मूर्तियां भी बनाई गई है। शीर्षाकृति वाले प्रस्तर स्तंभ बनाए गए, स्थापित किए गए हैं और चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई है। वैसी अनेक गुफाएं आज भी विद्यमान है। हम आगे देखेंगे कौन सी गुफाएं हैं और कौन कौन सी है जो हमें याद रखनी है।
इसके अलावा पटना, विदिशा, मथुरा जैसी जगहों पर यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि इस समय में यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का चलन था, पूजा का चलन था, तो ये देखने को मिलता है। और ये यहाँ पर भी बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी देखने को मिलता है, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पर बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की। इसके अलावा एक विशेष बात, ये पत्थर की बनी हुई है और दूसरा इसकी सतह पर पॉलिश की हुई है। इसके अलावा अंग प्रत्यंग का उभार स्पष्ट है। यक्षिणी की प्रतिमा, जो कि दीदारगंज की यक्षिणी कही जाती है, जिसका संबंध पटना से है, और ये लंबी, ऊंची और सुरक्षित सुगठित प्रतिमा है जो वर्णन में देखने को मिलती है। इसके अलावा पकी हुई मिट्टी की आकृतियां भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ओडिशा में दोली नामक स्थान पर चट्टान को काटकर विशाल हाथी की आकृति भी निर्मित की गई है, जो हम आगे अभी देख पाएंगे। और अशोक के समय में अनेक शिलालेख भी बने हैं। शिलालेख अर्थात की शिला अर्थात की पत्थर पर लिखे गए लेख, वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बिहार में बाराबर की पहाड़ियों में शेलकत गुफा में लोमश ऋषि गुफा जो है वह प्रसिद्ध है। लोमश ऋषि गुफा कहाँ है, प्रश्न आ सकता है, जिसमें अर्धवृत्ताकार चित्तचाप मेहराब द्वार बना हुआ है। अब भी आगे एक चित्र आएगा, उसमें ये दिया हुआ है कि अर्धचंद्राकार कैसा मेहराब है, ये इसका चित्र भी आपको आगे देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी हाथी की प्रतिमा उकेरी हुई है। गुफा अंदर से आयताकार कक्ष है और पीछे का गोलाकार कक्ष है, और इसको सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दिया था, यह जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनी है। हम बौद्ध और जैन को कह रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हिंदू धर्म का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। बुद्ध की स्मृति चिन्हों को रेलिक्स पर बनाए गए हैं, चिन्हों पर बनाए गए, एक स्तूप पर बने हुए चित्र है ये, तो चित्र कह सकते हैं या उकेरे हुए है, यह कहा जा सकता है। इसके अलावा अनेक स्तूप और भी है, जैसे राजगृह, वैशाली, वेवदीप, पाला, पात्रा, और नेपाल में कपिलवस्तु, अल्लप्पा और राजग्राम, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और पिपलिवान, ये कुछ ऐसे स्थल है जिनका संबंध बौद्ध स्तूपों से है। तो ये स्तूप देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अवंती, गांधार आदि में भी इस प्रकार के स्तूप देखने को मिलते हैं। अब स्तूप विहार चैत्य बौद्ध और जैनों के मठीय संकुल परिसर के भाग है, लेकिन इसमें अधिकांश भवन बौद्ध धर्म के, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं इस समय में बौद्ध धर्म का अधिक ध्यान दिया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 शब्द आ रहे, स्तूप, विहार और चैत्य। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि इन तीनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं चैत्य की आकृति कैसी, स्तूप की आकृति कैसी होती है। तो स्तूप असल में अर्धचंद्राकार होते हैं। अब अर्धचंद्राकार का अर्थ क्या, तो अर्धचंद्राकार का अर्थ ये है कि जब हमारे सामने कोई आकृति होती है तो उसमें हम देखें कि अनावश्यक भाग जो है वो दिखाई, मतलब कि जमीन के नीचे का भाग नहीं रहेगा ये। अब अर्धवृत्ताकार इस प्रकार का स्तूप उस समय में देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो चैत्य और विहार 2 प्रकार की गुफाएं हैं। चैत्य वे गुफाएं हैं जिसमें उस समय की पूजा की जाती थी, और विहार में उस समय साधु संत रहा करते थे। तो इसे भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये उस समय में निर्मित किए गए हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो राजस्थान में भी बेराट स्थल पर एक स्तूप प्राप्त होता है। बेराट का संबंध जयपुर से है, और यह हमेशा पूछा जाता है, बेराट जयपुर। उसके अलावा सांची का स्तूप जो प्रसिद्ध है, जो प्रारंभ में ईंटों से बनाया गया था, बाद में पत्थरों से ढक गया था और अलंकृत भी किया गया था, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे जब उसकी फोटो आएगी। और ऐसे में ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत सारे स्तूप बने हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे नाम आएंगे हम उसकी चर्चा करेंगे। इसको बनाने में या निर्मित करने में, इसके संरक्षण में आम जन का भी सहयोग रहा है, गृहपति का सहयोग रहा है, राजा महाराजाओं का सहयोग रहा है, शेष जनों का सहयोग रहा है, व्यापारी जो है उनका भी सहयोग रहा है। तो ये भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि हम इस समय में बात करें तो इस समय के जो भी कलाकार हैं
उनका उल्लेख आमतौर पर तो नहीं मिलता, लेकिन कहीं कहीं पर मिल जाता है। जैसे महाराष्ट्र में पित्तलकोरा की गुफा में कान्हा का उल्लेख मिलता है, तो कोंडाने गुफा में इसी का एक शिष्य है बालक, उसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये भी बात यहाँ पर देखने को आती है। इसके अलावा जो शिल्पकार काम करते थे वो अलग अलग श्रेणी के होते थे, जैसे उत्कीर्णक, स्वर्णकार, पत्थर घिसने वाला, चमकाने वाला आदि। ये सारी चीजें उस समय में हमें देखने को मिलती है। आमतौर पर संपूर्ण कार्य सामूहिक सहयोग से किया जाता था, लेकिन किसी किसी स्मारक के खास हिस्से का निर्माण किसी संरक्षक के सौजन्य से कराए जाने का भी उल्लेख पाया गया है। व्यापारी जन अपने दान का अभिलेख लिखवाते समय अपने मूल स्थान का भी उल्लेख करवाते थे। अब यहाँ पर हमने बात की थी हाथी गुफा, ये जो हाथी धोली गुफा है वो यहाँ पर दे रखी है। जो धोली की गुफा है उसमें हाथी बना हुआ है, पहले बताया है, तो वो यही है। और दूसरी है लोमश ऋषि गुफा, जो कि बाराबार की पहाड़ियों में स्थित है और जिसका द्वार है वो अर्धचंद्राकार है, मेहराब द्वार है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सिंह शीर्ष स्तंभ जिसमें 4 शेर है, जिसकी पहले भी बात की जा चुकी है और स्तंभ देख चुके हैं। और इसके अलावा चक्र भी यहाँ देखने को मिलता है। ये 4 अलग अलग मुद्रा इसके चारों ओर बनी हुई है, ये भी देखने को मिलती है। नीचे उल्टा कमल है। तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। वाराणसी के निकट सारनाथ में लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए सिंह शीर्ष लॉयन कैपिटल को आमतौर पर सारनाथ सिंह शीर्ष कहा जाता है, जो कि इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यह भगवान बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश देने की घटना को भी बताता है, तो इसे ध्यान रखना है। अब यदि हम स्तंभ की बात करते हैं तो इसके 5 भाग बताए गए हैं। अब ये 5 भाग कौन से हैं? तो अब ऐसे में पहला तो है शेफ्ट, दूसरा है कमल घंटिका, तीसरा उसके ऊपर बना हुआ ढोल, चौथा 4 शेर, उसके अलावा एक धर्म चक्र प्रवर्तन जो कि पहिया है। अब धर्म चक्र असल में हम यहाँ पर कह रहे हैं कि नीचे बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ ऊपर भी बना हुआ है। यह असल में हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है, यह देखने को मिलता है और यह अभी अलग हो गया है। इस प्रकार है। सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए इस सिंह शीर्ष पर बनी वेदी में 4 सिंह एक दूसरे को पिट जोड़कर बैठाए दिखाए गए हैं। शेरों की ये चारों आकृतियां अत्यंत प्रभावशाली है और साथ ही चेहरे का पेशी विन्यास बहुत ही सुदृढ़ प्रतीत होता है। छोटों की विपर्यस्त रेखाएं और होठों के अंत में उनके फैलाव का प्रभाव यह दर्शाता है कि कलाकार की अपने सूक्ष्म शेर के मुख का स्वाभाविक चित्रण करने में सफल रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अपनी सांस भीतर रोक रखी है, अयाल की रेखाएं तीखी है और उस समय प्रचलित परंपराओं का पालन किया गया है। प्रतिमा की सतहों को अत्यधिक चिकना और पॉलिश किया हुआ, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, पत्थर की मूर्तियां पॉलिश की हुई जैसी प्रतीत होती थी, यहाँ पर भी है, जो कि मौर्यकालीन मूर्ति कला की एक खास विशेषता है। शेरों की घुंघरालें अयाल राशि आगे निकली हुई दिखाई देती है। शेरों के शरीर के भारी बोझ को पैरों की फैली हुई मांसपेशियों के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया है। सिंह शीर्ष फलक अर्थात कि शीर्ष फलक पर एक चक्र बना हुआ है, जिसमें चारों दिशाओं में फैले हुए कुल मिलाकर 24 सारे हैं और प्रत्येक चक्र के साथ सांड, घोड़ा, हाथी, शेर की आकृतियां सुंदरता से बनी हुई है। यहाँ पर ये दिख रहा है कैसे 4 आकृतियां बनी हुई हैं। ये 4 आकृतियां हैं सांड, घोड़ा, हाथी और शेर। तो ये हमें ध्यान रखना है। और कितने आ रहे हैं? तो 24 आ रहे हैं इसमें, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये बौद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन को दर्शाती है। और इसके अतिरिक्त प्रत्येक चक्र में बीच में सीमित स्थान होने पर भी पशु सुंदरता से दर्शाए गए हैं।
इसके अलावा उल्टा कमल भी बनाया गया है। उल्टा कमल यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है और ऐसे में कलाकार ने निश्चय ही एक कार्य कुशलता का प्रमाण दिया है। कमल पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी उसकी सघनता को ध्यान में रख के बनाया गया है और नीचे के हिस्से में वक्र तल को सुंदरता से उकेरा गया है। एक स्तंभ की आकृति होने के कारण यह समझा गया है कि इसे चारों ओर से देखा जाएगा और ऐसे में दृष्टि बिंदुओं की सीमाओं को नहीं रखा गया है। और सिंह शीर्ष साची में भी यह पाया गया है, वह टूटी फूटी हालत में और सिंह शीर्ष वाले स्तंभ बनाने का परवर्ती काल भी जारी रहा है। एक और मूर्ति जिसे हमने कहा था दीदारगंज की यक्षिणी, ये मूर्ति है, बहुत ही सुंदरता से बनी हुई मूर्ति है, सुघड़ता का ध्यान रखा गया है, बहुत ही आकर्षक है, जैसा प्रतीत हो जाता है जैसे इस पर पॉलिश की हुई है। उसके अतिरिक्त इसी के जो भाग है ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, दीदारगंज की यक्षिणी है। अब ऐसे में यदि हम दीदारगंज की यक्षिणी की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर देखा कि हाथ में चामर पकड़े हुए हैं, ये चामर हाथ में चामर पकड़े हुए हैं और आदम कद है, मतलब कि बड़ी है, आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली है और यह मूर्ति कला का अच्छा उदाहरण है। मूर्ति पटना के संग्रहालय में है वर्तमान में और बलवा पत्थर से बनी हुई है, अंग विन्यास संतुलित है, समानुपातिक है और सतह पालिश की चिकनी है। यक्षिणी को दाहिने हाथ में चोरी पकड़े दिखाया गया है, एक हाथ टूटा हुआ है, हम यहाँ ऊपर देख सकते हैं, इसका एक हाथ है और दूसरा हाथ टूटा हुआ है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो इसकी जब बात करते हैं तो काया गठीली है और संवेदनशील है, चेहरा और कपोल गोल है, गर्दन अपेक्षाकृत छोटी है, गले में हार पहना हुआ है, पेट लटका हुआ है और जो पेशाक पहनी हुई है वह चुस्त है, इसी कारण पेट आगे निकला हुआ प्रतीत होता है। अधोवस्त्र को बड़ी सावधानी से बताया है। तो इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा भी है, जैसे पारदर्शी प्रभाव पोशाक में दिख रहा है, अर्थात कि कपड़ों में, और पोशाक की मध्यवर्ती पट्टी के ऊपर से नीचे तक टांगों में गिर रही है और वह पैरों में मोटे वजन वाले आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार का यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये ध्यान रखना है। और उरोज, धड़ का भारीपन भारी उरोजों से में दृष्टिगोचर होता है, यह चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भरहूत का है, जहां पर उकेरा गया है अलग अलग आकृतियों को, बौद्ध धर्म से संबंधित कथाओं को आदि सबको उकेरा गया है। और प्रदक्षिणा पथ, अर्थात कि किसी भी जगह हम जाते हैं तो चारों ओर एक पथ होता है जिसकी हम प्रदक्षिणा लगा सकते हैं, वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। स्तूप में एक बेलनाकार ढोल, एक वृत्ताकार अंडा, चोटी पर हार्मिक और छत्र होता था। ये भाग हिस्से सदा जो के त्यों रहे, लेकिन आगे चलकर रूप में परिवर्तन हुआ, ये देखने को मिलेगा। मैं आपको आगे चित्र भी बता दूंगा इससे संबंधित। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हमें बुद्ध की प्रतिमाओं या आकृति के दर्शन नहीं होते हैं। बुद्ध को प्रतीकों जैसे पदचिन्ह, स्तूप, कमल, सिंहासन, चक्र आदि से ही दर्शाया है, मतलब कि पहले प्रतिमा नहीं बनती थी, बुद्ध की प्रतिमा बनना बाद में शुरू हुआ है। और इसके अलावा यदि हम देखें तो बुद्ध के जो विविध चिन्ह हैं, जैसे जन्म, गर्भ, त्याग, ज्ञान, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, इनसे संबंधित चिन्हों को भी बनाया जाता था। और जिन जातक कथाओं का अक्सर अनेक स्थानों पर बार बार चित्रण हुआ है वे षड्दंत जातक, विदुर पंडित जातक, रुरु जातक, शिवी जातक, वेस्तांतर जातक आदि है। तो हमें इसे ध्यान रखना है। अब प्रश्न यहाँ पर कुछ दिए हुए, इसे हम हल कर लेते हैं।
क्या आप यह कहते हैं कि भारत में प्रतिमाएं मूर्तियां बनाने की मौर्य काल में शुरुआत हो गई थी? इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? प्रश्न बड़ा बड़ा है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि मूर्तियां बनाने की शुरुआत तो हम पहले ही देख चुके हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के समय में ही हम मूर्ति बनाने की शुरुआत देख चुके हैं। ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस समय में मूर्तियां बनाने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन प्रतिमाएं जो बनाने की बात आती है, उसका विशिष्ट उदाहरण मौर्य काल में देखने को मिलता है। इससे संबंधित आप भी ढूंढना, आपको नए उत्तर मिलेंगे, उसको व्यवस्थित आप अपने तरीके से लिखना। अगला है, स्तूप का क्या महत्व था और स्तूप वास्तुकला का विकास कैसे हुआ? तो स्तूप असल में बौद्ध धर्म के जो प्रमुख देवता है बुद्ध, उनसे संबंधित अवशेषों को सहेजा गया है। दूसरा, बुद्ध जो है वो समाधि बनाई जाती थी पहले तक, उसी का विकसित रूप है, तो उससे भी हुआ है स्तूप का विकास। तो स्तूप का विकास इस क्रम में हुआ, और स्तूप का महत्व ये था कि वह कहीं न कहीं बुद्ध जो है उनसे जोड़ता है। बुद्ध के जीवन की वे 4 घटनाएं कौन सी हैं जिन्हें कला के विविध रूपों में चित्रित किया गया है? तो एक तो जन्म, ये यहाँ पर आ गई, चारों घटनाएं हमने देखी थी। ये बुद्ध का जन्म, गर्भ त्याग, ज्ञान प्राप्ति और धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, ये घटनाएं जो वो यहाँ पर आएंगी, और इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ये अलग अलग बुद्ध के अलग अलग जो स्थितियां है या अलग अलग क्रम है उसको प्रदर्शित करती है। जातक कथा क्या है? जातकों का बुद्ध धर्म में क्या स्थान है? जातक कथा असल में पाली में लिखी गई है, और बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, ग्रंथ हैं, उन्हीं में से एक में लिखी गई है। जातक कथाएं 500 से भी अधिक हैं, और जातक कथाओं का बौद्ध धर्म से संबंध यह है कि यह बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाएं, जब बुद्ध नहीं थे, बोधिसत्व थे, तब की घटनाओं का अंकन इसमें देखने को मिलता है। तो यह उत्तर आपको लिखने हैं। आप सभी ने इसे ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।